नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। टूल किट को लेकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए आरोप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जुबानी जंग के बाद अब यह मामला पुलिस थाने जा पहुंचा है। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एसएचओ तुगलक रोड पुलिस स्टेशन को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में संबित पात्रा और जेपी नड्डा के अलावा स्मृति ईरानी, बीएल संतोष समेत कई अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने पत्र में लिखा है कि इस शिकायत के जरिए हम जेपी नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष समेत बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं। इन लोगों ने देश में अशांति और सांप्रदायिक अशांति फैलाने का मकसद से सोशल मीडिया के जरिए झूठी बातें फैलाई हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि संबित पात्रा, बीएल संतोष सहित बीजेपी के अन्य लोगों ने जेपी नड्डा के कहने पर एक जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किया। इतना ही नहीं, इसके लिए इन लोगों ने एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट का लेटर हेड भी तैयार किया। टूलकिट मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। मामला अब पुलिस थाने तक जा पहुंचा है। कांग्रेस ने बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और इससे पहले ट्विटर पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के नेता ने एंटी स्टूपिड और डम्ब कहा, जिस पर उन्होंने पलटवार करते हुए राहुल गांधी से कहा कि कुछ नया सिखलाओ इन्हें। दरअसल टूलकिट को लेकर स्मृति ईरानी ने 18 मई को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जो इंडियन यूथ कांग्रेस को टैग कर रहे हैं उन लोगों को ही रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। समझा जा सकता है जब मौत वोट बैंक बन जाए। ईरानी के इस ट्वीट पर कांग्रेस के सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर विनय कुमार डोकानिया ने जवाब देते हुए लिखा, स्मृति आंटी, आप केवल अनपढ़ नहीं हैं, आप डम्ब हैं और स्टूपिड भी। झूठ फैलाने को लेकर आप भी शर्म आती है। कर्मा आपको और आपकी पार्टी को जल्द ही सबक जरूर सिखाएगा। विनय कुमार डोकानिया के इस कमेंट पर स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए लिखा, राहुल गांधी ध्यान दीजिए, आपको सच में किसी ऐसे नए को सिखाने की जरूरत है जो मुझ पर नए और क्वालिटी इंसल्ट कर सके और ये डम्ब स्टूपिड अनपढ़ आंटी वाले चीज पुरानी हो रही है। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को मंगलवार को एक बड़ा झटका दिया है। यूके हाईकोर्ट ने दिवालियापन याचिका मामले में विजय माल्या की हार हुई है। इसके बाद अब इससे पैसे वसूल करने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महज एक कदम की दूरी पर है। बता दें कि इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम ने अप्रैल में लंदन हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भगोड़े व्यवसायी को दिवालिया घोषित किए जाने की पुरजोर कोशिश की थी। विजय माल्या पर बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए गए ऋण के हजारों करोड़ रुपए बकाया है। विजय माल्या का यह कहना था कि उसके ऊपर जो कर्ज बकाया है वे जनता का पैसा है, ऐसे में बैंक से दिवालियापन घोषित नहीं कर सकते। इसके साथ ही माल्या ने यह भी दावा किया था कि भारतीय बैंकों की तरफ से दायर दिवालियापन याचिका कानून के दायरे से बाहर है, क्योंकि भारत में उनकी संपत्ति की सिक्योरिटी पर नहीं लगा सकते, क्योंकि यह भारत में जनता के हित के खिलाफ है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन के संबंध में एक बड़ा बयान दिया है। कंपनी ने कहा है कि हम यह दोहराना चाहेंगे कि हमने भारत में लोगों को दरकिनार करके कभी भी टीकों को निर्यात नहीं किया है और देश में टीकाकरण अभियान के समर्थन में हम जो कुछ भी कर सकते हैं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जानकारी दी गई कि सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक जनवरी 2021 में कंपनी के पास वैक्सीन की खुराक का एक बड़ा भंडार था। टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक शुरू हो गया था और दर्ज किए जा रहे दैनिक मामलों की संख्या अब तक के सबसे निचले स्तर पर थी। उस स्तर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोगों का मानना था कि भारत महामारी का रुख मोड़ रहा है। हमारी सरकार ने इस अवधि के दौरान जहां भी संभव हुआ समर्थन दिया। सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कोरोना की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अनुराग भदौरिया ने कहा है कि सरकार शवों पर झूठ बोल रही है, ये सरकार तानाशाह है।
इसके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 40 शव मिले, सोचिए आप, इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? इससे ज्यादा भी कोई झूठ बोल सकता है क्या? भाई, जो चीज पब्लिक डोमेन में है, जो चीज पब्लिक के सामने है, जो मीडिया में है, रिकॉर्डेड है, बाकायदा कैमरे ने सब देखे हैं, उसको भी आप झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचो आप क्या क्या झूठ बोलते होगे जो पब्लिक डोमेन में नहीं होगा, उसमें कितना कितना झूठ बोलते होगे आप। जब पब्लिक डोमेन की चीज़ों को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें झूठ बोल रहे हो, तो जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं है उसमें कितना आप जनता के साथ झूठ बोलते होगे। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए। देखिए, लगातार आप देखिए, मौतों का आंकड़े में तो कोई कमी हो नहीं रही है। सरकार कितने भी दावे कर ले, सरकार कहती है कि यहाँ पे एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं। अगर हम आपकी बात मान भी लें, कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, कम होने भी चाहिए, लेकिन मौत के आंकड़े तो कम नहीं हो रहे हैं ना। मौत के आंकड़े तो उतने ही आ रहे हैं जितने पहले आते थे, उतने मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं हो रही है। तो ये चिंता की बात है, सरकार कम से कम मौत के आंकड़ों पे कंट्रोल करे, क्योंकि मौत कम से कम लोगों की हो, ये ज़्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को न्याय की बात करनी चाहिए। जब आप संवैधानिक पद पे होते हो तो आपको न्याय का ध्यान रखना चाहिए। एक के लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। कुछ नेताओं को तो आप बताते हो कि नहीं, इन करप्शन में, और उसी में से कुछ नेता जो नोट लेते हुए पकड़े गए थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए हो गए, बीजेपी से वो विपक्ष के नेता हो गए, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होगी। मतलब जो आदमी बीजेपी में शामिल हो जाएगा, जो नेता, वो पाक साफ हो जाएगा, और जो बीजेपी में शामिल नहीं होगा उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। इसके मतलब क्या हुआ? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? ये सरकार की खुलेआम तानाशाही है। सरकार को हमेशा अगर कोई भी करप्शन है तो एक नज़र से देखना चाहिए। केंद्र सरकार को, सत्ता पे बैठे पार्टी को, और जो सत्ता में होती है सरकार, उसको एक नज़र से देखना चाहिए। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं उन पे तो इंक्वायरी नहीं होती, ना उनके घर में रेड होती है, चाहे वो कैमरे के सामने कैश लेते हुए पकड़े गए हों, उनको तो आप लीडर अपोजिशन बना देंगे। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए, जो दूसरी पार्टी में, उनके ऊपर इंक्वायरी होगी, उनके ऊपर रेड होगी। मुझे लगता है ये तानाशाही है। हमेशा सरकार को, जो भी कानून को और सरकार के संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को एक नज़र से देखना चाहिए, दो नज़रों से नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार का आलम यह है कि झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये इतना झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सरकार झूठ पे झूठ और मीडिया मैनेजमेंट करती है। मीडिया का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, असली समस्याओं को छुपाने की कोशिश करती है, जिसकी पोल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय ने खोल दी है। उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसकी हेल्थ व्यवस्था गांव में और कस्बों में राम भरोसे है। इसके मतलब माननीय उच्च न्यायालय भी मान रहा है कि आपके जो दावे हैं ये झूठे हैं, खोखले, इनमें कोई सच्चाई नहीं। सच ये है कि उत्तर प्रदेश के गांव में, शहरों में लोग को हेल्थ व्यवस्था मिल नहीं पा रही है, वहाँ लोगों की परेशानी हो रही है। जिस तरह लगातार वहाँ कोविड। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वह ऐसा नहीं करते तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में आरटी-पीसीआर जांच की संख्या में कथित कमी का मुद्दा भी उठाया और सवाल किया कि क्या प्रदेश सरकार तीसरी लहर के लिए रास्ता बनाकर फिर उससे लड़ने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ब्लैक फंगस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेज में 20 से 20 बेड के वार्ड कर दिए गए हैं और प्रदेश के तमाम सीएमओ को कहा गया है कि यदि कोई ब्लैक फंगस का केस सामने आता है तो उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाए। और इसके अलावा अनिल विज ने अस्पतालों को भी चेतावनी दे डाली है। कॉलेज में 20-20 बेड के वार्ड तैयार कर दिए गए और सभी अस्पतालों को कहा गया है, सिविल अस्पतालों को, कि अगर उनके पास कोई ब्लैक फंगस का केस आए तो ये बेहतर है कि उसको वो मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दें, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए जिनकी आवश्यकता। कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए पहले दिन से प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेट तय कर रखे हैं
अगर कोई ज्यादा लेगा और मेरे पास कंप्लेंट आएगी तो मैं बख्शूंगा नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी की भी मेरे से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं लिख के भेज रहा हूं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ऑक्सीजन सिलेंडर पर भी घपलेबाजी हुई है और इतना ही नहीं, उन्होंने अनिल देशमुख पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें जल्द ही ईडी बुला सकती है। देशमुख और उद्धव ठाकरे जी ने सचिन वादे को हर महीने 100 करोड़ की वसूली का बोला था। इनके अनेक मंत्री घोटाले में पकड़े जा रहे हैं। इसके लिए राउत साहब को भीती है। राउत साहब ने भी पीएमसी बैंक डिपॉजिटर्स के पैसे चुराए थे, वापस देने पड़े। अगर आप इसको बदले की भावना कहोगे तो हाँ, महाराष्ट्र की जनता को लूटने वाले को जेल में डालना यह हमारा कर्तव्य है। आज संजय राउत शिवसेना नेता कर रहे हैं। 1 मार्च को 5000 भी पॉजिटिव केसेस नहीं थे, वो जाकर 24 अप्रैल को 67,000 हो गए। हजारों लोगों की मौत हुई है इन 1.5 महीने में। इसको आप महाराष्ट्र मॉडल कहेंगे? जितने गति से ऊपर गया अब नीचे आ गया, तो राउत साहब ऊपर क्यों जाने दिया? तब आपने ऑक्सीजन का क्या किया, रेमडेसिविर का क्या किया, वेंटिलेटर के नाम पे लूट मचाई, प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया। तो इसको आप महाराष्ट्र मॉडल कहते हो? जरा कितने लोग मरे उसकी जानकारी लोगों को दो। देशमुख परिवार ने कंपनी दूसरे के पास से खरीद ली। 18 बोगस कंपनियों के थ्रू इन्होंने 10 करोड़ का ब्लैक का व्हाइट किया और यह कबूल भी कर दिया है उस व्यक्ति ने। मैं देशमुख साहब को पूछना चाहूंगा, ऐसे कितने ब्लैक का व्हाइट करने का काला काम आपने किया है? अब ईडी भी अनिल। श्री मुक्तसर साहिब के पहला सेहत केंद्र दोदा और हल्का गिद्धड़बहा में भुंदड़ गांव की आबादी 3700 के करीब है और लगभग 700 सैंपल लिए गए हैं यहां पर, जिसमें से 116 व्यक्तियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है। इससे पहले भी इसी गांव के 40 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से गांव पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 13 ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 700 ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ 32 33 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। 13 ਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ 40 45 ਹੋਰ ਆ ਗਏ। 14 ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੌਣੇ 200 ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੌਣੇ 200 ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਤਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਕਮਰਾ 2 ਕਮਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਸਰਦੇ ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਟਿਕੇ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਿਕੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, 2 ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ज़्यादा बहुत तकलीफ। हरियाणा में अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में एक ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। दरअसल अस्पताल में एक 55 साल की महिला ने डॉक्टर से फेस के एक तरफ ब्लैक फंगस होने की शिकायत की थी, जिस पर जांच के बाद डॉक्टर नेहा का कहना है कि टेस्टिंग के बाद इस महिला के ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है और अस्पताल में फिलहाल इस रोग का इलाज नहीं है। डॉक्टर नेहा का कहना है कि इसके लिए बने इंजेक्शन के लिए हरियाणा सरकार ने एक साइट भी बना रखी है और हमने उससे जांच लिया है और जल्द ही इस रोग के इलाज के लिए इस महिला को मेडिकल कॉलेज या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज समेत चंडीगढ़ इलाज के लिए रेफर किया जाएगा। फीमेल पेशेंट आई है, 55 ईयर ओल्ड फीमेल, जो कि कंप्लेन कर रही है कि एक साइड ऑफ फेस उसका नम है।
तो उसके हमें एंडोस्कोपी पे ब्लैक फंगस मिली है, विच हैज़ बीन कन्फर्म्ड फंगल, हमने KOH माउंट किया था उसका, उससे हमें कन्फर्म कर लिया गया कि वो म्यूकरमाइकोसिस है। तो उस केस में हमें मेन ट्रीटमेंट इसमें होता है, डिब्राइमेंट होती है और एम्फोटेरिसिन B के इंजेक्शन लगते हैं। एम्फोटेरिसिन B के इंजेक्शन के लिए हरियाणा सरकार ने एक साइट भी बनाई है जिससे हम एम्फोटेरिसिन B प्रोक्योर कर सकते हैं। तो सिंस यहाँ पे अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कोई, तो इसे मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया जाएगा, या तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या फिर चंडीगढ़ 32 मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया जाएगा पेशेंट को, जहाँ पे इसको फर्दर सर्जिकल डिब्राइमेंट होएगी और साथ में एम्फोटेरिसिन B। कोरोना संकट के बीच यूपी में शादी और अन्य समारोह को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। दरअसल सूबे के गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है और नए दिशा निर्देशों के मुताबिक एक समय में अधिकतम 25 लोगों की ही मौजूदगी की अनुमति दी गई है। शादी समारोह और अन्य आयोजनों को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसके अलावा सभी आयोजनों में मास्क समेत कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। सूबे के गृह विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि बंद और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 लोग आमंत्रित तिथियों को मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग और कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि आयोजन और समारोह स्थल पर लोगों के बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना नियमों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। बता दें कि इससे पहले यूपी में शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों की मौजूदगी की अनुमति दी गई थी। तो पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 मरीज पहुंचे और इस मामले में चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि कमजोरी और मधुमेह से पीड़ित लोगों ने ये बीमारी बहुत खतरनाक है। पंजाब में ये बीमारी ज्यादा प्रचारित है। हमारे पास 3 रोगी थे जिनकी रिपोर्ट की गई है। इनमें से 2 रोगियों में ब्लैक फंगस रोग का निदान किया गया है और 1 रोगी की रिपोर्ट बाकी है। हाँ जी 2 कन्फर्म्ड केस आए हैं जी। एक सस्पैक्टेड हैगा, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਵੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਆ ਜੂਗੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਕੋਰ ਮਾਈਕੋਸਿਸ ਸਾਡੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਕੇਸ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ कराओ जी, इस स्थिति पे पहुंची ही ना कि इतनी ज्यादा अपनी शुगर। हिसार में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम के दौरान हुई किसानों और पुलिस की झड़प को लेकर कांग्रेस ने करनाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को जमकर घेरा और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने बीजेपी और सीएम खट्टर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है, वही मात्र आरएसएस के प्रचारक हैं। हरियाणा सरकार की तानाशाही और गुंडागर्दी है जो परसों इस कोरोना महामारी में खुद तो मुख्यमंत्री जी कोरोना गाइडलाइन को तोड़ रहे और जाके भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, खुद ही कानून मतलब 144 लगा रखी है। और जब किसान आते हैं तो उनके ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को जो सत्ता में बैठे डूब के मर जाना चाहिए। ये कोरोना किसानों की वजह से नहीं आया, ये कोरोना सत्ताधारी लोगों की नीयत और नीति की वजह से आया है। किसानों के साथ जो नजायज हो रही है, जब जुल्म करोगे तो कुदरत का कहर तो आएगा ही, वो तो मतलब सहन करना ही पड़ेगा। तो हम चाहते हैं भी इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, किसानों के साथ बात करनी चाहिए और ये काले कानून जो हैं ये वापस ले, किसान अपने घर जाएं, इस महामारी में वो भी अपनी जीवन को बचा सकें। लेकिन सरकार जिद करे हुए, जब लोग ही जिंदा नहीं रह करेंगे तो इनका कानूनों का क्या करेंगे। तो आज कहाँ पहुँचे हैं सर?
आज तो हम जो ये बर्बरता पुलिस ने की है उसके खिलाफ गवर्नर को मेमोरेंडम देने के लिए डीसी के माध्यम से यहाँ आए और अभी हम वो देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार और उनकी पुलिस द्वारा जिस प्रकार से शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से हिसार में प्रदर्शन गए किसानों पर, महिलाओं पर लाठियों से, आंसू गैस से और रबर की बुलेट से जो आतंक, मैं इसको आतंकवादी हमले की तरह कहूँगा, इस तरह मारा गया है किसानों को, इससे लगता है कि इस प्रदेश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री की सहन शक्ति जवाब दे चुकी। मुख्यमंत्री ने और हॉस्पिटल्स का उद्घाटन भी ऑनलाइन किया है तो उसका भी कर देते, लेकिन वो कन्फ्रंटेशन पैदा करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री तो बन गए हैं लेकिन इनकी सोच मुख्यमंत्री जैसी नहीं है, आरएसएस के प्रचारक है। ये मुख्यमंत्री के काबिल व्यक्ति नहीं थे, कभी मेंबर पंचायत नहीं रहा, हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकी पार्षद चंडीगढ़ के अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गए, ना मुख्यमंत्री मिला, ना उनके अधिकारी मिले, ना उनको ले जाने वाले मिले। उन्हीं की पार्टी के पार्षदों ने इसको मुख्यमंत्री और उनकी सरकार द्वारा एक हत्या का आरोप उन्होंने लगाया है। कितनी विभत्स घटना है। तो हम सब इस बात को देख रहे हैं, हरियाणा के माहौल को। ये चीफ मिनिस्टर आज चुनाव करवा ले, करनाल से एक चुनाव में 65। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर मंगलवार को जिला पुलिस बल के एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि एक कांस्टेबल घायल हुए हैं और उन्हें उपचार के लिए कैंप ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शहीद जवान के शव को अभी जिला मुख्यालय नहीं लाया गया। कमला कुटरू थाना क्षेत्र का है और ये पूरा मामला वहां का है। एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर ने घटना की ये पुष्टि की है और जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस के जवान एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे। इस दौरान कुटरू क्षेत्र के अंबेली गांव में जवान आईईडी की चपेट में आ गए और ब्लास्ट के चलते हेड कांस्टेबल थलेंद्र कुमार नायक शहीद हो गए, जबकि एक अन्य कांस्टेबल कमल ठाकुर घायल हुए हैं। और बताया जा रहा है कि गांव के अंतिम घर के पास पुल से पहले ही नक्सलियों ने आईईडी प्लांट कर रखा था। केरल के नए मंत्रिमंडल पर राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने मंगलवार को खुशी जताई है और कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने पर उन्होंने कहा कि हर किसी को अवसर मिलना चाहिए। शैलजा ने कहा कि यह अच्छा है कि नया मंत्रिमंडल आ रहा है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। पिछली बार पार्टी ने मुझे मंत्री बनाने का फैसला किया था, यह मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा, लेकिन कई दूसरे लोग भी हैं। केरल में पिनराई विजयन के नेतृत्व में माकपा नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार का यह सेंट्रल स्टेडियम में 20 मई को दिन के 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्यमंत्री समेत 21 मंत्रियों को पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हालांकि इस राज्य कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रही के शैलजा का नाम नहीं है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस को लेकर किए गए अपने प्रयासों की वजह से उनकी खूब तारीफ हुई थी। Yes, it's a very good thing that a new cabinet is coming now, because everyone should get opportunity. There are so many eminent personalities in our party and they should also get the opportunity. Party decided me to become the minister last time and I worked hard for that post and I am very satisfied on that. There were so many issues during these 5 years and I can work with the cabinet and all my colleagues and honorable chief minister, and that's a very good experience for me. But there are so many other people also and they should also get. मुंबई में तौकते तूफान के जाने के बाद जिस तरीके से साइक्लोन ने तबाही मचाई है उसका असर अब देखा जा रहा है। समुद्र किनारे खड़ी कई नाव तेज हवाओं के चलते या तो समुद्र में बह गई या तो आपस में टकराकर टूट गई। इसका जायजा लेने महाराष्ट्र के मत्स्य पालक मंत्री असलम शेख ने मुंबई मराड अक्सा बीच और मड़जेट्टी में स्थित कोली समाज के लोगों से मिलकर उनके नुकसान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान असलम शेख ने बताया कि भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने नुकसान की भरपाई करने का भरोसा दिया है। हालांकि मुंबई में नहीं आना था, लेकिन मुंबई के किनार पट्टी से होते हुए
ये गुजरात में गया, लेकिन काफ़ी नुकसान जो है वो हमारे लोगों को किया है। यहाँ पे जो हमारे मच्छीमार बांधु है, हमारे जो मच्छीमार कम्युनिटी है, उनके बहुत सारी बोट आप देख सकते हैं टूट गई हैं, कितने घरों के पतरे उड़ गए, घरों का नुकसान हुआ है। और ये पूरे यहाँ से लेके हमारा जहाँ तक का छेड़ा जाता है 720 किलोमीटर का कोकन तक का जो छेड़ा है, तो जिसका घर टूट गया होगा, वो मच्छीमार हो चाहे नई मच्छीमार हो, उनके घर को भी हम हर्जाई देंगे, सरकार देगी। उसके अलावा ये मच्छीमारों की जो बोट टूट गई है, इसका भी पंचनामा किया जाएगा, इनको भी दिया जाएगा। और अगर किसी की जान चली गई है तो उसके लिए भी जो है सरकार उसके ऊपर ध्यान देगी और उनके लिए न्याय देगी। सर, एक चीज़ है, समंदर में भी अभी भी तकरीबन 500 से ज़्यादा 600 के करीब जो हैं वो लोग फंसे हुए हैं। उनके रेस्क्यू के लिए कोस्ट गार्ड और नेवी लगी हुई है। कहीं ना कहीं आपात स्थिति पहले से पता थी, फिर भी इस तरह की घटना हुई है। आपात स्थिति की कल्पना जैसे ही वेदर डिपार्टमेंट ने दी, हमने जो है सारे लोगों को जो है उनको आदेश दे दिए थे और उनको किनारे पे ले आए थे। उनको देख सकते हैं आप कि ये किनारे पे आने के बाद हवा इतनी जोरदार थी कि ये बोट आपस में टकराई और आपस में टकरा के इनका नुकसान हुआ और सारी बोटें किनारे पे आ गई थी। जो अंदर पैसेंजर्स बोट्स थी उसके लिए सरकार ने जो है कोस्टल गार्ड की मदद ली है, आर्मी की, नेवी की मदद ली है और उनके जरिए जो है उनको बचाने का काम शुरू है। इसके अलावा ये तूफान इतना भयंकर था, इसकी जो रफ्तार थी इतनी भयंकर थी, कई लोगों। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में बादल घिरे रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 8:30 बजे तक आर्द्रता 57% थी और वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 8:05 पर प्रति घंटा AQI 129 रहा और दिल्ली की हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। बता दें कि 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच असंतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, जबकि 201 और 300 के बीच खराब और वहीं 301 और 400 के बीच बहुत खराब के साथ ही 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सोमवार को 37.8 डिग्री और 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तौकते चक्रवाती तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कई राज्यों में कहर बरपाया। उत्तर भारत के राज्यों के मौसम पर भी इस तूफान का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में 2 दिन शुष्क रहने के बाद फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते के कारण अगले 2 दिन तक दिल्ली NCR में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में भी बारिश होने के अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं टाकटे तूफान के पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी समेत पूरे प्रदेश में दिखा। दिन में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश हुई और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तूफान पर पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में रहेगा। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होगी तो कहीं हल्का बूंदाबांदी भी होगी। तो उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक ड्राइवर को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया, हमें पता चला कि एक व्यक्ति व्हाट्सएप के जरिए इंजेक्शन बेच रहा है। वह एक इंजेक्शन 15,000 रुपए में बेच रहा था। इसके पास से 2 इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। कोविड जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी के संबंध में रोकथाम के लिए हम लोग इस टाइप की कार्रवाई कर रहे हैं। तो जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अभी व्हाट्सएप नंबर से बेचने की कोशिश में है, तो उससे संपर्क किया गया। वो बेचने को तैयार हुआ, 15,000 रुपये में इंजेक्शन दे रहा था, तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 यूपी के अमेठी में अचानक मौसम में बदलाव हुआ और सुबह से ही घने बादल के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। जिले में अलग अलग क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ बारिश भी हुई। हालांकि बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली। किसानों के चेहरे पर खुशी दिखी तो वहीं खेतों में कृषि कार्य के लिए नमी होगी, जिससे फसल बोने में जल्दी भी होगी। हरियाणा की कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने प्रशासन द्वारा कोरोना मरीजों के लिए हल्के के बहल और सिवानी के अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। मंत्री ने सेंटर में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से सेंटर में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने लोगों की मांग पर सेंटर में 5 कॉन्स्टेटर और सरकारी एम्बुलेंस के अलावा
पुलिस द्वारा तैयार की गई 2 एम्बुलेंस दिए जाने के आदेश भी मौके से ही दिए। और जेपी दलाल ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए 1 लाख रुपए कीमत की दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। कोविड आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण करने आए मंत्री जेपी दलाल ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अजय श्योराण से भी मरीजों की दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एक मरीज की जान कीमती है कि ऑक्सीजन, दवा, एम्बुलेंस सुविधा के अभाव में किसी भी मरीज की जान की हानि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे बताया कि कंसंट्रेटर या सिलेंडर की कमी है तो मैं तुरंत कंसंट्रेटर भिजवाऊंगा। समाज सेवियों को बोल के दवाइयाँ खरीदने के लिए बोल दिया है। और सफाई के लिए यहाँ के हमारे जो तहसीलदार और एडीसी साहब हैं इनको बोल दिया कि सारी सफाई करवाएंगे, सफाई कर्मचारी हैं। और होम आइसोलेशन किट में कमी आएगी। यहाँ होम आइसोलेशन किट जो है तुरंत भेज के जिसके अंदर वेंटिलेटर न वो ऑक्सीमीटर भी होगा, भाप का इंस्ट्रूमेंट भी होगा, थर्मामीटर भी होगा। सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं कोताही बढ़ रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा और ये सब बंटवाए जाएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि गांव से अगर कोई ऑक्सीजन लेने आता है तो उसको गांव में ऑक्सीजन मिले। आइसोलेशन सेंटर में पेशेंट को रखें और जिसकी भी ऑक्सीजन कम जाती है तुरंत उसको। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए यूपी सरकार लगातार प्रयासरत है। एक ओर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपदों का भ्रमण करके कोरोना की स्थिति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जालौन के उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल लेकर उन्हें सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। सोमवार को उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इस दौरान गौरीशंकर वर्मा ने वहां पर रह रहे मरीजों के लिए बनाए गए रैन बसेरे में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। इसके साथ ही डॉक्टर्स की मरीजों के अच्छे से देखभाल करने के निर्देश भी दिए। वहाँ से पानी, बिस्कुट, केला और दिया लेके गया था, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं L1 और L2 में अंदर जाके पेशेंटों से जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनसे मिलूँ, तो इसलिए मैं दोनों जगह जाकर मरीजों से मिलने का काम किया और उनसे पूछा कि आपको कोई समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या व्यवस्थाएँ हैं, कोई कमी तो नहीं है। ये सारी जानकारी मैंने वहाँ के मरीजों से ली, जिसमें कि जनपद जालौन के पूर्व सांसद आदरणीय राम सेवक भाटिया वहाँ थे, लक्ष्मीराम चौधरी के पुत्र राजू चौधरी वहाँ उपस्थित थे। कई ऐसे 40-50 मरीजों से मैं स्वयं मिला हूँ। मिलने के बाद उनके हालचाल पूछा तो डॉक्टरों को निर्देशित किया कि इनको हर समय ऑक्सीजन यहाँ उपलब्ध हो, इनको दवाई उपलब्ध हो और एक एक घंटे में इनसे पूछा जाए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। किसी ने कहा मुझे जलन हो रही, किसी ने कहा मैं 18 दिन सुनूँ, किसी ने कहा 13 दिन सुनूँ। तो इसी तरह मुझे लगा कि अब पेशेंट। पंजाब में कोरोना संक्रमण से मौतों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। गत दिवस एक बार फिर पंजाब में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं राहत की बात यह है कि लगातार चौथे दिन ठीक होने वालों की संख्या संक्रमण के मामलों से ज्यादा रही। इसके बावजूद लुधियाना अब भी राज्य में हॉट स्पॉट बना हुआ है और बठिंडा में बढ़ रहे संक्रमण और मौत के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 213 लोगों की मौत हुई है और 7,143 नए केस सामने आए हैं, जबकि
8,174 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इसके बाद सक्रिय मामले भी कम होकर 72,277 पर आ गए हैं। हरियाणा के पलवल में हाथ की दस्तकारी करके अपना गुजारा कर रहे मजदूरों पर लॉकडाउन के चलते संकट आ खड़ा हुआ है। अब इन परिवारों के सामने रोजी रोटी को संकट को लेकर के बड़ा संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में ना तो प्रशासन द्वारा इनकी मदद की जा रही है और ना ही समाज सेवियों की तरफ से मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन से पहले ही रोजाना 8 से 10 सिलबट्टे बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार की गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगाया गया है तब से उनकी बिक्री भी समाप्त हो चुकी है। घर में रखा हुआ राशन लगभग खत्म हो चुका है और उनके पास आने वाले समय के लिए राशन तक नहीं है। कम से कम 18-19 साल हो रहे, 18-20 साल। क्या काम करते हैं? सिल पत्थर का काम करते हैं। सिल पत्थर का। तो लॉकडाउन में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? धंधा पानी नहीं है, बस ये है कोई सौदा बिकता नहीं, एक आधी बिकता से क्या होता है। खाने पीने की दिक्कत वाली बात है। फिर जो खाने पीने के लिए आटा वगैरह ये जो दिक्कत है और क्या है। आटा वगैरह ये कहाँ से लेके आते हैं आप? कहाँ से बिकता तो थोड़ा बहुत ले आते, क्या करें, बच्चे तो पालने पड़ेंगे भाई। जिला प्रशासन सरकार की तरफ से कोई मदद? अभी तो कोई मदद तो नहीं आई। कोई मदद नहीं आई है। कोई नहीं आया। लॉकडाउन से पहले कैसे गुजारा चलाते थे? पहले लॉकडाउन में तो कोई आता था भी था, अब तक तो कुछ भी नहीं आया। नहीं, लॉकडाउन से पहले किस तरह से आप कितने बेच देते थे? काम धंधा था, जब बंद नहीं थी, पब्लिक नहीं आती थी तब काम धंधा भी था, पब्लिक नहीं आती थी क्या। ये जो झुग्गियाँ सीट बंद है, सब कुछ बंद है। ये जो झुग्गियाँ आपने बनाई हुई है, कितने परिवार रह रहे हैं इसमें? 4 परिवार है यहाँ। 4 परिवार। 4 घर हैं। 5 ही है, बाकी पीछे भी है और 2-4 पीछे हैं। कितने लोग रह रहे होंगे यहाँ टोटल? कितने लोग रह रहे होंगे? हमारे को ये 4 है, ये जब प्लाट बन रहा ना इसमें झुग्गी हटा दी है। लॉकडाउन से पहले ऐसा था, खाना खर्चा निकाल के कपड़े निकाल के करीब 1000 रुपये महीना ऐसा करीब बचते हैं। आप कितने रुपए कमा रहे हो? कोरोना से फैली महामारी अपने चरम पर है। ठीक उसी तरह से प्रशासनिक दुर्व्यवस्था भी अपने चरम पर दिखाई दे रही है। अमेठी के गौरा जामो गांव में पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 25 से 30 मौतों ने गांव वालों को हिलाकर रख दिया। ग्रामीण काफी डरे सहमे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये वही गांव है जिसको अभी तक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नहीं ढूंढ पाया। यहाँ पर अभी तक एक बार भी सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ और गांव में स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम तक नहीं पहुंची। किसी को कोरोना जांच भी नहीं हुई अभी तक। कितनी मौतें हो चुकी हैं? 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी लगभग। इन मौतों का कारण क्या रहा है? लोग बताते हैं कोरोना की वजह ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल बना हुआ है। आप ऐसे में कोई मेडिकल टीम आपके गाँव में पहुँची? कोई टीम नहीं है। कम से कम 24 मौतें हो चुकी है हमारे यहाँ पर। अच्छा, आखिर मौतों का कारण क्या था जिन लोगों की मौतें हुई है? कुछ कोरोना से मतलब मौत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के एक निकट सहयोगी पर विधायक परगट सिंह द्वारा धमकाने का आरोप लगाए जाने के संबंधी विवाद की पृष्ठभूमि में मंगलवार को कहा कि पार्टी आलाकमान को प्रदेश सरकार और कांग्रेस की स्थिति को लेकर दखल देना चाहिए और सभी विधायकों से बातचीत के बाद कोई फैसला करना चाहिए। दूसरी तरफ पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि पंजाब में कांग्रेस के भीतर कोई गुटबाजी नहीं है। अगर कोई मनमुटाव का मसला है तो उसका प्रदेश के स्तर पर हल कर लिया जाएगा। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही मनमुटाव या कलह के बारे में कुछ पूछे जाने पर पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, हमारा ये कहना है कि इसमें प्रभारी हरीश रावत को आलाकमान से सभी विधायकों की एक एक करके बातचीत करानी चाहिए। आलाकमान को पूरी स्थिति का पता करने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ, ਸક્ષਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਫॉर ਰੀਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, तो सारी गल का जवाब देंगे। बाजवा साहब 2022 में इलेक्शन और जिस तरह से ये बगावती सूर सामने आ रहे हैं विधायकों के, तो लगता नहीं कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा? भाई ये तो सेंट्रल पार्टी हाईकमांड को देखना चाहिए और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए।
जिन्होंने पार्टी को लीड करना है उनको सोचना चाहिए। पंजाब के लोग तो बादलों के खिलाफ एक्शन मांगते हैं, आपने अपने आदमियों का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। ये तो जो लीडर होते हैं उन्होंने देखना है ना, और जिन पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे वो तो ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड करेंगे, और डिफेंड करते हुए फिर पार्टी में इसमें बगावती सुर भी उतरेंगे, कई कुछ होगा जी। हम तो अभी तक देखो हमारा तो अभी तक क्या सीनियर कांग्रेसमैन यही है कि आप इस सारी चीज को बंद कीजिए, और चीफ मिनिस्टर साहब खुद आकर इस बात को कहें कि जो भी ये प्रेस में आया ये गलत बयानी, और जिस इनके एडवाइजर ने ये बात कही है उसको इमीडिएटली या तो सीएम साहब कहें कि मेरी इजाजत के बिना हुआ। अगर छत्तीसगढ़ के सुकमा में सोमवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं। गांव वालों का आरोप है कि वहां नक्सली थे ही नहीं, जवानों ने फायरिंग की थी। इसमें 9 लोग मारे गए जबकि कई घायल हुए हैं। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दावा किया कि फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है, उनके शव भी बरामद हुए हैं। अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर स्थित सिलगेर गांव में पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों का कैंप लगाया गया है। गांव वालों का आरोप है कि फोर्स ने हमारे जल जंगल जमीन पर कब्जा किया है और इसे लेकर गांव में नाराजगी है और वे इसके विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सोमवार को गांव वालों तार की फेंसिंग तोड़कर कैंप इलाके में घुसने की कोशिश करने लगे। जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया, तभी गोलियां चलने की आवाज आने लगी और भगदड़ मच गई। गांव वालों का आरोप है कि फोर्स ने हमारे जल जंगल जमीन पर कब्जा किया है। इसे लेकर गांव में नाराजगी है और वे इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के बलिया में पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है। यहां गंगा में बहती लाशों को निकालकर अंतिम संस्कार के समय उस पर पेट्रोल छिड़क दिया गया, जिससे वह जल्द जल गई। इतना ही नहीं, चिता पर लकड़ी के साथ साथ टायर भी रख दिए गए। इसका वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। यूपी के बनारस, गाजीपुर और बलिया के अलावा बिहार के कुछ जिलों में भी गंगा नदी में लाशें मिली थी। प्रशासन ने इन्हें निकलवाकर अंतिम संस्कार का फैसला लिया है। कई जगह तो लाशों को गंगा के किनारे ही दफना दिया गया, लेकिन बलिया से शर्मनाक वीडियो सामने आया। यहां गंगा नदी से लाशों को निकालकर उसके बाद सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि चिता पर लड़के अच्छा, तो अभी गंगा जी में लाश बह के आ रही हैं सब? अभी 2 लाश कम जरावत है नहीं। अच्छा, किसने कहा था जलाने के? सिपाही लोग कहल लो, इंचार्ज साहब, बड़े साहब लोग कहल लो। अच्छा, तो ये लाश बह के आई थी? हाँ, बह के आई लाश दरिया से बह के आई। अच्छा, तो इधर बह के आने वाली लाशों की संख्या ज्यादा हो गई है क्या? हरियाणा के अंबाला में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल जिससे सभी ढाबा मालिकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस प्रशासन ने मिलकर अंबाला के लगभग सभी ढाबों का औचक निरीक्षण किया, जहां से विभाग ने पानी और कोल्ड ड्रिंक के सैंपल भी लिए। बता दें कि विभाग को बीते काफी समय से ढाबों को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद विभाग की टीम मैदान में उतरी और शहर के लगभग सभी ढाबों पर दस्तक दी। हालांकि विभाग की माने तो जांच के दौरान ये सामने सही पाया गया है और सारा सामान सही था, इनकी एक्सपायरी डेट भी बाकी थी। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि लगातार मिल रही शिकायतों पर अमल करते हुए ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जनता को सुरक्षित रखना है। आज की इनकी 2 की शिकायत की थी अपने एसएचओ साहब के पास में, उनका फोन आया, मुझे बुलाया गया तो सैंपल ले लिया गया और बाकी चेकिंग चल रही है। रिजल्ट आने के बाद में जैसे 14-15 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, अभी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये किस चीज़ के सैंपल्स लिए गए आप लोगों ने? तो पानी का, बाकी इनका फ्रूटी क्या नाम कोल्ड ड्रिंक की चेक की गई है, सभी ठीक है, कोई एक्सपायरी नहीं मिला इनके पास। जनता से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनको पानी वगैरह ये सारा सामान ठीक नहीं मिल रहा है, तो हमने स्वास्थ्य विभाग में जो फूड सिक्योरिटी डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इनको खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB
ANB न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बाराबंकी में थाना दरियाबाद इलाके के पोइनी गांव में पुलिस का तांडव उस वक्त नजर आया जब वो एक गरीब परिवार पर जबरन घटना कबूल करवाने का दबाव बनवा रही थी। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस इस कदर उग्र थी कि उसने ना महिलाएं देखी और ना ही पुरुष देखे और ना ही बच्चे देखे। सबको बुरी तरीके से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। परिवार के मुखिया को थाने लाने के बाद पट्टों से जमकर पिटाई की। जब महिलाएं पुलिस से मिन्नतें करने लगी तो पुलिस ने उनसे छोड़ने के एवज में 20,000 रुपए की मांग भी रखी और इसके साथ दोबारा जेल में बंद कराने की धमकी भी दे दी। फिलहाल ASP ने जांच का आश्वासन दिया है। वैसा रहा कि अंगूठी हैरान रहे उनका, तो हमारा बच्चा जात रहा लड़का का बलावे खाए कहीं और 8-10 जने रोड पर खड़े रहे। वो बच्चा हमारा दौड़ते जा रहा, बस लोग खेद लिहन सब कोई वहाँ तलाशी लिए लागे। तो हम जब चिल्लात देखा साहब तो हम दोनों लोग दौड़े सब कोई, बस साहब वहाँ से आए, बस सब कोई कुंजी ताला हमारे हुए ले लिहिन, हमका दोनों लोग का हुए खड़िया दिहिन, घर का आवे नहीं दिहिन, बक्सा खोलिन समुल्ला। कौन नहीं आने दे रहा था? वो कुर्मी। अच्छा। एक एक सामान समुल्ला बक्सा के खोल दिए, गेहूँ साहब पूरा दिए, समुल्ला बक्सा के नीचे सब खोद डाली। हाँ साहब तक मारे शुरू की। हाँ इस चूहना से मारिन है। कौन मार रहा था? दरोगा। अच्छा। हाँ गलती पर मारे जब हमार कर्म कर डाली तो प्रधान ने कहा ये डर के मारे हमको वहाँ बंद किए थे, तो कहें कि ये तो इनको 20,000 रुपया दीजिए, नहीं तो फिर हम दोनों जनों को अंदर कर देंगे। तो साहब ये नहीं ना अपन कबूल कहीं कि हम देवे, लेकिन साहब कोई सुनवाई नहीं, पैसा कौड़ी नहीं इकट्ठा कर पान। गरीब आदमी काल फिर बलवान तमाम गाड़ी वाड़ी दे। हम कह रहे हम कहा करी, हम कहाँ चले आए गरीब। सोशल मीडिया पर इस आशय का एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें बाराबंकी के दरियाबाद पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने महिला और नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट की और पैसे की डिमांड की। जानकारी करने पे पता चला है कि 8/5 को दरियाबाद में एक बारात आई थी जिसमें एक महिला अपने भाई की शादी में शामिल हुई थी। उनकी अंगूठी खो गई थी। अंगूठी उन्होंने तलाश की, नहीं मिली तो 112 को डायल किया और 112 की आरवी पहुंची वहां पे। फिर लोकल थाने के पुलिसकर्मी भी पहुंचे
उन लोगों ने भी खोजबीन की, अंगूठी मिली नहीं। जिसकी अंगूठी गायब हुई है उन्होंने गांव के ही 2 बच्चों पे आरोप लगाया कि अंगूठी इन्हीं के पास हो सकती है। पूछताछ के लिए उन्हें थाने पर लाया गया। पूछताछ करने के बाद भी अंगूठी बरामद नहीं हो सकी और बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दिया गया था। और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के पलवल में जिला प्रशासन द्वारा होम आइसोलेट कोविड-19 संक्रमित मरीजों को घर घर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर जिला प्रशासन द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया यह पोर्टल लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है और होम आइसोलेशन पर मरीज जो हैं उनके लिए पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिसे जिले में पोर्टल के माध्यम से 185 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिनमें से 70 लोगों को डोर टू डोर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें, सुरक्षित हरियाणा अभियान के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का भी पालन करें। ये पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का और ये एक इतना ही अच्छा साबित हुआ है। इसके तहत लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो लोग जो अपने होम आइसोलेशन में हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं हैं। अभी तक हमारे पलवल ज़िले के अंदर 185 एप्लीकेशंस आई हैं, जिनमें से अभी तक हमने करीबन 70 लोगों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो घर तक पहुंचाई है जी। और वाकई इस पोर्टल की बहुत ही तारीफ हो रही है। बहुत अच्छी तरह से स्क्रूटनिंग करके और बहुत लोगों को प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छी सहूलियत से उन लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है। और इस कदम से तरफ से पोर्टल स्टार्ट किया गया है, जिसमें अब तक हमारे 185 रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 70 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करवा दी हैं। आज सुबह हमने पहले एक कोंडल में भी जो आया है और अब हम जैंदीपुरा में देने के लिए आए हुए हैं एक सिलेंडर। किस तरह का रिस्पांस मरीजों को मिलता है? मरीजों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसके लिए यूपी के बस्ती में सीकरी गांव के गौर गोली कांड के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि प्रधानी चुनाव को लेकर 2 पक्षों में बीच जमकर गोलीबारी हुई थी और 16 मई के शाम को ये गोली चली थी, जिसमें दोनों पक्षों के एक आदमी को गोली लगी थी। जिला पंचायत सदस्य और गन्ना समिति भवन के चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद कुमार सिंह ने अपने एक सहयोगी के साथ गौर थाने के सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही विनोद कुमार सिंह ने स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के दबाव में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर किया गया, प्रशासनिक दबाव भी बनाया जा रहा है। एक तरफ पुलिस प्रशासन मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी व बस्ती के कप्तान साहब और अधिकारियों से मेरी मार्मिक अपील है कि मुझे न्याय दिलाएं। पुराने मुकदमे के आधार पर माननीय कप्तानगंज विधायक हमारे विरोधी सुखपाल सिंह, उनके परिवार व दीपक शुक्ला को मिला करके 3 वर्षों से मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने व मेरी हत्या कराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसकी सूचना मैंने समय समय पर मुख्यमंत्री जी सहित सारे अधिकारियों को लिखित रूप से दिया है। लेकिन चूंकि वो इतने प्रभावशाली हैं कि तो उनके प्रभाव में कोई मेरी बात सुनने को ही नहीं तैयार है। पूरे चुनाव मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए तमाम दरखास्तें दिलवाया विधायक जी ने, जिसको स्थानीय प्रशासन जानता है, उसकी जांच कर चुका है और मामला फर्जी पाया गया है। मुझे जेल में बंद कराकर मुझे चुनाव लड़ने से पंचायत का वंचित कराना चाहते थे। उनके प्रत्याशी की मैंने जमानत जब्त करा दिया, जिससे गुस्सा करके वो मुझको और मेरे परिवार को तभी से हत्या कराने और फर्जी मुकदमे में फंसाने का पूरा षड्यंत्र कर रहे थे। इसी कर बस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, जो अभी कुछ दिन पहले जो सिकरी चौराहे पर गोली कांड हुई थी पंचायत चुनाव को लेकर के, आज पंचायत चुनाव के गोली कांड के मुख्य आरोपी विनोद सिंह ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बताते चलें कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर अभी 3 दिन पूर्व विनोद सिंह के समर्थकों के द्वारा गोली एक युवक को मारी गई थी, जो उसके मुंह को चीरते हुए आर पार हो गई थी। आज विनोद सिंह ने खुद थाने में पहुंचकर एक समर्पण अपना कर दिया है और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है अपना, जिसमें उन्होंने कप्तानगंज के विधायक के ऊपर
फर्जी मुकदमे में फंसवाकर उनका एनकाउंटर करवाने का आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विनोद सिंह के साथ पुलिस का रवैया कैसा रहता है और विनोद सिंह के साथ पुलिस क्या रुख अख्तियार करती है। कैमरा पर्सन नौसिन खान के साथ तौफीक खान, ANB न्यूज, बस्ती। चरखी दादरी जिला प्रशासन में 162 टीमों का गठन गांव में संक्रमण जांच के लिए किया गया है। इन टीमों में ग्राम सचिव पटवारी गांव में बीमार व्यक्तियों के टेस्ट करवा रहे हैं और पॉजिटिव मिलने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाज भी करवाया जा रहा है। गांव में 47 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है और दादरी में लोहारू रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग में 500 बेड के हॉस्पिटल पर विचार भी किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी आ दे रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गांव के बारे में विशेष सूचना देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने परसों वीसी की थी और वीसी में ये निर्देश हुआ था कि जितने भी हमारे गांव हैं उन सबकी स्क्रीनिंग की जाए और हमने जिला दादरी में 172 टीमों का गठन किया है जो कि आज से काम करना आरंभ कर दिया उन्होंने और वो गाँव में जाके हर ग्रामीण की इसकी सेहत की टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस पर फर्दर कार्रवाई करेंगे कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से। करीबन 47 गांव में हमने आइसोलेशन सेंटर बना दिए हैं गांव के अंदर ही कि जो लोग बीमार होंगे उनको घर से शिफ्ट करके उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। और दादरी टाउन में भी हम लोग एक 500 बेड की व्यवस्था के बारे में विचार कर रहे हैं जो कि राधा स्वामी सत्संग जो भवन है लोहारू रोड पे, वहाँ भी उनके शेड उसकी इंच की जाएगी। उसके बारे में अभी चर्चा चल रही है और प्लान बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो MCH हॉस्पिटल है 50 बेड की हमारे पास वहाँ पे तैयारी है। उसके बाद हमारा जो रानीला में जैन मंदिर है 50 बेड हमने वहाँ पे तैयार किए हुए हैं। तो कोई भी अगर स्थिति ऐसी होगी कि हमें बेड चाहिए होंगे तो वहाँ पे हम उनको शिफ्ट कर लेंगे, पेशेंट्स को पेशेंट वहाँ पे एडमिट कर लेंगे। किसी भी तरह की दवाई की और ऑक्सीजन की जिले में अभी कोई कमी नहीं है और जितनी चाहिए ठीक है और जितनी व्यवस्थाएं हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक रहें। कंटेनमेंट जो जोन जो गाँव में बने हुए हैं उनमें ड्यूटी में स्टेट लगे हुए हैं, लगातार चेकिंग की जा रही है शहर में। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।